नमस्कार। आसाराम डिजी का नाम का स्वागत है। आज लेकर आए हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के चैप्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर के आपके सामने आए हैं और इसमें महत्वपूर्ण नोट्स शामिल किए हैं और अच्छे से तैयार किए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपन इसको, जिसमें भाग 5 संघ सरकार से शुरू करते हैं अपन इसको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो संविधान में भाग 5 में संघ सरकार टॉपिक में दिया हुआ है। भाग 5 कौन से भाग में? भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका विवरण दिया हुआ है। 52 से 151 तक ध्यान में रखना। भाग 5 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 78 तक होता है। कार्यपालिका को कौन से संविधान में शामिल किया गया? अनुच्छेद 52 से 78 तक। और व्यवस्थापिका को अनुच्छेद 79 से 152 तक, 122 तक है। व्यवस्थापिका को अनुच्छेद 79 से 122 तक है। और न्यायपालिका को अनुच्छेद 124 से 147 तक है। तो अपने बीच में बच गया 123। तो अनुच्छेद 123 है, इसमें क्या किया गया है? इसमें अध्यादेश से संबंधित जानकारी दी गई है। अध्यादेश में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। जो अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो इसकी विधायी शक्ति के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें क्या हुआ? अध्यादेश में मान लो सदन चल रहा, सदन नहीं चल रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति के पास एक विधायी शक्ति होती है अध्यादेश जारी करना। तो राष्ट्रपति उस समय अपना अध्यादेश जारी करके और कर सकता है। तो ये जो अनुच्छेद 123 में दिया गया और 148 से 151 तक है वो सीएजी के बारे में आपने सुना होगा। महालेखा परीक्षा नियंत्रक, महालेखा परीक्षा नियंत्रक। इसमें क्या होता है? सीएजी में होता है जो इन सभी की जो जांच कर सकता है वो होता है सीएजी। अगर ये स्वतंत्र, इसमें थोड़ा राजनीतिकरण हो जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है वो आगे हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन अगर निष्पक्ष और जांच करे तो ये पूरे सिस्टम को सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीएजी की। हाँ, अब आगे आते हैं अपन कार्यपालिका। कार्यपालिका में किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में और उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 63 को उपराष्ट्रपति में और अनुच्छेद 74 में आया मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद को शामिल किया गया है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री को शामिल किया गया है और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। तो प्रधानमंत्री को कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 75 में। राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया? 63 में। और महान्यायवादी को कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया? 76 में। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद में आते हैं अपन व्यवस्थापिका की ओर। व्यवस्थापिका में क्या होता है? संसद होती है। संसद को अनुच्छेद 79 में शामिल किया गया है। संसद को अनुच्छेद 79 में शामिल किया गया है। और संसद के कितने भाग होते हैं? संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 भाग होते हैं संसद के। तो संसद है उसको अनुच्छेद 79 में शामिल किया गया। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में शामिल किया गया और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में शामिल किया गया और लोकसभा को 81 में। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं, वो इसमें हमारे आ जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं राष्ट्रपति भाग 5। ये भाग 5 में ही राष्ट्रपति का टॉपिक है और इसमें कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में ये बात कही कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा और
अनुच्छेद 53 में क्या कहा है कि देश की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की जितने भी कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो सब किसमें होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में क्या कहा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल शामिल किया गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि इनमें निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं, कौन कौन क्या इसमें सदस्य निर्वाचन सदस्य हो सकते हैं, ये सब इसमें अनुच्छेद 54 में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार की इसमें जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाएगी, वो अनुच्छेद 55 में शामिल की गई। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की पदावधि, और अनुच्छेद 56 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की पदावधि। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की पदावधि कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, अभी देखते हैं कितनी है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जब कभी जरूरत पड़ती है तो उसको अनुच्छेद 57 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, राष्ट्रपति के पद हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 58 में है। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें, कई शर्तें भी होती है राष्ट्रपति के पद के लिए, वो उनको अनुच्छेद 59 में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 60 में होती है। और अनुच्छेद 61 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसको अपन कहते हैं महाभियोग, इसको शामिल किया गया है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को क्या है कि हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी प्रक्रिया है, वो आज अपन विस्तार से देखेंगे। अब अपन पढ़ते हैं इसमें राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। और तीसरी क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जी हाँ, ये ज़रूरी बात देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, उसमें दिवालिया नहीं होना चाहिए, फौजदारी मुकदमे जो भी उसमें जो होती हैं वो सारी इसमें आ जाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर मैंने अलग से नोट्स बनाया है, एक जगह रखी है लाभ का पद। लाभ के पद में क्या क्या आता है, इसके लिए क्या है मैंने अलग से बनाया। लाभ के पद में ऐसा व्यक्ति जो संघ या राज्य सरकार के किसी भी प्रकार का वेतन सुविधा प्राप्त करता हो, संघ या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की वेतन या सुविधा प्राप्त करता हो, वो लाभ का पद माना जाता है। जी हाँ, सुविधाएं तो जानते हैं भाई, कई सुविधाएं जो होती है वो अगर प्राप्त करते हैं, उसमें अगर वेतन प्राप्त करते हो राज्य सरकार से, तो लाभ का पद माना जाता है। लाभ के पद में शामिल किन को नहीं किया गया है, लाभ के पद में शामिल लाभ के पद में शामिल कौन नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है। लाभ के पद में शामिल कौन है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल नहीं है, और संघ या राज्य के मंत्री लाभ के पद पर शामिल नहीं माने गए हैं। ये अपने इस संविधान के एक कैसे कही जा सकती है, विडंबना मान सकते हैं कि इनको सबसे बड़ी सुविधाएं और वेतन भी मिलते हैं, फिर भी इनको लाभ के पद पर नहीं माना है। और इसके बाद में अपन अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जी हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन सकता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही शामिल हो सकते हैं, और वो भारत में 543 है, वर्तमान में कितने हैं, 543। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के कितने सदस्य, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए। मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया, निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया, और वो कितने हैं, 233। और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और एक इसमें अगला है संघ शासित प्रदेश, यूटी जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, उनमें दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में। और उनको शामिल कब किया गया, 17वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था ना,
1992 में 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था। और एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने दिया गया था, और वह है 1997 में। जी हाँ, 1997 में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, उनको पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने दिया गया था। 1997 के राष्ट्रपति के चुनाव में उनको भाग लेने दिया गया था। जी हाँ, भाग लेने दिया गया था। अगला नोट देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अभी हाल ही में धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए क्या करना होगा, विधानसभा गठन होने के पश्चात पहले क्या करना होगा, विधानसभा का गठन करेंगे। उसके पश्चात संविधान में संशोधन की प्रक्रिया करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दिए। और अनुमति के लिए क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति होनी जरूरी है। विशेष बहुमत होना चाहिए पहले तो। अनुमति के लिए क्या करना पड़ता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति जरूरी है। जी हाँ, ये थोड़ा सा इसका काम कठिन है। अगर जम्मू कश्मीर विशेष बहुमत संसद में ले लेता है और उसमें आधे राज्यों की अनुमति ले लेता है तो जम्मू कश्मीर को भी विधानसभा चुनाव विधायकों को शामिल किया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं ले सकते, तो विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं शामिल हो सकते। जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है। अपने राजस्थान में विधान परिषद का गठन अभी तक नहीं हुआ है। कई बार इसमें निर्धारण जरूर कर दिया गया कि 66 सीटें इसमें विधान परिषद की फिक्स की गई है, लेकिन अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनको इस राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। लोकसभा को, राज्यसभा को और विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व है जो गुप्त मतदान प्रणाली से होगी। अब इस प्रणाली का नाम क्या दिया, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और ये गुप्त मतदान से इसको शामिल किया गया। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, वो है एंड्रे हेयर विधि। एंड्रे हेयर में क्या है कि कनाडा के कोई मंत्री एंड्रे थे, उन्होंने इस विधि को सबसे पहले दिया था। और थॉमस हेयर थे जो एक अपने इंग्लैंड के थे, उन्होंने इस विधि को सबसे पहले आगे लाए थे। ऐसा है तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर के एंड्रे हेयर विधि भी इसको कहा जाता है। तो आगे प्रश्न आ सकता है कि एंड्रे हेयर विधि भारत में किस चुनाव के तहत काम मिल जाती है, तो आप राष्ट्रपति चुनाव में इसमें कह सकते हैं। या एंड्रे हेयर विधि का दूसरा नाम क्या है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार से कई प्रश्न बन सकते हैं। मतदान की वरीयता क्रम के अनुसार सभी उम्मीदवारों को मत देना होता है। जैसे एक के चुनाव में मान लो 3 कैंडिडेट है तो पहले कैंडिडेट को दूसरी वरीयता दी, दूसरे कैंडिडेट को पहली वरीयता दी, तीसरे को तीसरी वरीयता दी। इस प्रकार से क्या होता है, वरीयता के हिसाब से सभी कैंडिडेट जो उम्मीदवारों को चुनाव में मत देना आवश्यक होता है। और उसके बाद में विजय प्राप्त करने हेतु निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। निर्धारित जो कोटा होता है उसको प्राप्त करने हेतु तक इनकी गणना चलती रहती है। अगर निर्धारित कोटा नहीं प्राप्त करते तब तक विजय नहीं मिल सकती। और निर्धारित कोटे के लिए इसमें जो एक सिस्टम से होता है, एक जो अभी आगे हम बताएंगे, निर्धारित कोटे के लिए वो हासिल करना जरूरी होता है निर्धारित कोटे को। उसके बाद में आगे की शुरू होगी। इसके बाद में क्या, राष्ट्रपति चुनाव में विधायक का मत मूल्य। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव है तो उसमें एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, राज्य की कुल जनसंख्या होनी चाहिए, वो भी 1971 के अनुसार। इसका आधार वर्ष है वो 1971 माना गया है। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित जो सदस्य हैं विधायक हैं उनकी संख्या गुणा 1/1000। ये क्या है, इसका एक सूत्र है।
इसके माध्यम से हमें, ये एक फॉर्मूला है, इसके माध्यम से हम विधायक मत का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। राज्य की कुल जनसंख्या और 1971 के अनुसार बट्टे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। 1971 की जनसंख्या 84वां संविधान संशोधन 2001 है। जी हाँ, 84वां संविधान जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2001 में हुआ था। उसके तहत ऐसा निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में आधार वर्ष 1971 होगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जो भारत के दो भाग थे, उत्तर और दक्षिण और उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा कि भाई उत्तर भारत जैसे मान लो ये अपने क्या है, एक भारत है, और इस भारत में जो ये दो टुकड़े हो गए, उत्तर भारत दक्षिण भारत। इसमें ये कहा गया कि अगर इसमें जो ये है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ऐसा हुआ कि अगर मान लो इसमें शामिल नहीं किया जाता है या फिर ये जो जनसंख्या का अगर लगाया जाता है सही ढंग से, तो इसमें क्या है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से हुई है उत्तर भारत में, और उन्होंने दक्षिण भारत में कंट्रोल कर लिया। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो हम भी वापस पुनः जो अपने इस कंट्रोल को क्या छोड़ करके और जनसंख्या वृद्धि की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारी भी वोट ज़्यादा हो। तो सरकार ने कहा ऐसा मत करना, आप जनसंख्या कंट्रोल नहीं करना है। आपका जो 1971 के समय में दोनों साइड में उत्तर और दक्षिण में क्या है कि लगभग समान थी, तो आपको क्या 1971 आधार वर्ष समान थे, तो इसमें दोनों की सहमति बनी और ये वर्ष 2026 तक रहेगा। आगे क्या होगा उसके बाद में पता चलेगा। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का विधायक मत मूल्य है, विधायक मत मूल्य मैंने 3 लिखे हैं आपके लिए। सर्वाधिक क्या है वो उत्तर प्रदेश का है, वो कितने हैं? 208 है। और सबसे कम न्यूनतम है वो सिक्किम का 7 है। और राजस्थान का जो अपना स्टेट है राजस्थान, इसका विधायक मत मूल्य 129 है। ये अपने लिए एक अच्छी जो जानकारियां लेकर आए। अब इसके बाद में अपन चलते हैं अंतिम पेज पर। जी हाँ, अब अपन चलते हैं इसमें अंतिम में, वो है सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य में क्या है? समस्त राज्यों की विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य। सांसद का मत मूल्य में क्या? समस्त राज्यों की विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों के मतों की मूल्य। जो एक विधायक का मत मूल्य निकाला था तो उसमें सभी विधायकों के मत मूल्य कितना निकला है, उसके बाद में उसमें भाग देना है किसका? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 प्लस 233 इनका भाग देना इसमें होता है। फिर भारत में सांसद का मत मूल्य 708 है। भारत में सांसद का मत मूल्य कितना है? 708। पूरे देश में सांसद का मत मूल्य समान रहेगा। जी हाँ, पूरे देश में सांसद का मत मूल्य वो एक समान रहेगा, क्या चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, कहीं का भी हो, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। और इसका जो मतगणना का निर्धारित कोटा, अभी चर्चा हुई थी ना, निर्धारित कोटा प्राप्त करने तक विजय नहीं घोषित किया जाएगा। तो मतगणना का निर्धारित कोटा क्या? कुल वैध मत कितने मिले हैं उनमें बट्टा लगा करके, फिर रिक्त पद 1 होता है, राष्ट्रपति का 1 ही रिक्त पद होता है, +1 यानी अजय फिर +1 यानी कुल वैध मत बट्टे 2 + 1। इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, इसकी मत जो निर्धारित कोटा है वो प्राप्त करते हैं। जब तक निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है, जी हाँ, जब तक निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तब तक कोई भी विजेता घोषित नहीं होगा। निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होने तक विजेता नहीं होगा। 1969 में वीवी गिरी द्वितीय मतगणना में विजयी हुए थे। 1969 में वीवी गिरी थे जो द्वितीय मतगणना में विजयी हुए थे। ये आपके सामने हम लेकर आए थे और ये अपना इस प्रकार से एक शानदार मैंने तैयार किया था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, ताकि दूसरा जो चैप्टर है वो भी निकालेंगे। अगर पसंद नहीं आया हो तो फिर निकालने का कोई औचित्य नहीं है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर आप मेरे इसको कमेंट बॉक्स में आप अपना जो दें उसके आधार फीडबैक दें ज़रूर। धन्यवाद।